Hello everyone, welcome back to my channel and with Suti. So today we are starting class 8 SST Geography chapter 1st, which is resources. So let's take a look at topics to be covered. So the topics to be covered are: what is the resource, utility of resource, time and technology factor, types of resources. So first take a look at resources. So can you tell me what is resource? So resources is anything that can be used, anything that can be used to satisfy our needs, having use, usability, utility and value, is known as resource. Alright, so for let's take examples. So the examples are vegetable, book, agricultural field, electricity, etc. Now here we have used a word known as value. So here we have used a word value. So what does this value mean? This value mean worth of a resource, or mainly worth. So the value is worth of a resource. Alright, now let's take a look at, okay, so next now the thing which came is thus utility or usability of a thing or object or a substance make it a resource. तो हमने यहाँ क्या देखा? यूजिबिलिटी और यूटिलिटी क्या करती है? एक थिंग को, एक ऑब्जेक्ट को और एक सब्सटेंस को क्या बनाती है? एक रिसोर्स बनाती है. इन अदर वर्ड्स, थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. ऑलराइट, वैल्यू का हमने मतलब क्या देखा था? वर्ड. एंड देयर usability gives them a value. Alright, so the next one thing is that value. So value is commercial or otherwise. So value means worth, and all resources have some sort of value. Some resources may have economic or commercial value while others do not. Okay, इसमें क्या बताना चाहता है कि वैल्यू क्या है? एक वर्थ है. वैल्यू मीन्स वर्थ. और सब रिसोर्सेज की कुछ वैल्यू होती है. अब कुछ रिसोर्सेज की वैल्यू इकोनॉमिक होती है, कुछ की कमर्शियल होती है और कुछ की नहीं होती वैल्यू. जैसे कि मेटल्स लाइक गोल्ड हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू बट अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट. सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. नेक्स्ट थिंग क्या आती है हमारी? नेक्स्ट थिंग हमारी आती है एक्टिविटी, जिसमें हमें क्या करना है? अम्मा की लिस्ट में जो रिसोर्सेज हैं जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, वो इसमें उनका एनसर्कल करना है, तो हम टिक कर लेंगे. सो कॉटन क्लॉथ कमर्शियल वैल्यू है, आयरन ओर की भी है, इंटेलिजेंस की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, मेडिसिनल प्लांट्स की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है ना. नेक्स्ट पेज देखते हैं जिसमें लिखा है मेडिकल नॉलेज, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है. कोल डिपॉजिट्स, यस. ब्यूटीफुल सीनरी, यस, मतलब ब्यूटीफुल सीनरी की नहीं है कोई कमर्शियल वैल्यू. एग्रीकल्चरल लैंड की है, क्लीन एनवायरनमेंट की नहीं है, ठीक है. ओल्ड फॉक्स सॉन्ग की नहीं है, गुड वेदर की नहीं है, ठीक है. रिसोर्सफुलनेस है ना, वो तो है. और गुड सिंगिंग वॉइस, इसकी नहीं है. ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़, इसकी नहीं है. अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, राइट. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या बताता है? इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी फैक्टर. इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी फैक्टर हमें बताता है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ओके, time and technology are two important factors that can change things into resource. ठीक है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे important factors हैं जो
किसी भी थिंग को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को एक रिसोर्स में चेंज कर देते हैं. बोथ द फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल की नीड से रिलेटेड हैं दोनों, टाइम से भी, टेक्नोलॉजी से भी. एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ ग्रैंड मदर रेमेडीज़ का. ग्रैंड मदर रेमेडीज़ में क्या होता है, टाइम. अभी तो वो मान लीजिए अगर बहुत पहले ग्रैंड मदर रेमेडीज़ के थ्रू हम कोई नुस्ख लगा के मान लीजिए कहीं गिर जाते हैं तो नीम को घिस के लगाते हैं, तो उसको किसी मेडिकल फर्म ने क्या किया, उसको आगे मेडिसिन बना के, मेडिसिन प्लांट को वो करके उसकी मेडिसिन बना के उसको क्या किया, सेल करना शुरू कर दिया. तो उसकी कमर्शियल वैल्यू बन गई, इकोनॉमिक वैल्यू भी बन गई. सो दैट्स ऑल ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी फैक्टर. सो नेक्स्ट थिंग क्या आती है वो है टाइम फैक्टर. सम रिसोर्सेज कैन कम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम के थ्रू. अपनी ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ जैसा मैंने आपको बताया, और ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, it could become economical resource or economically. Then the next thing came is that technology factor. The technology to produce hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. अब इसमें क्या किया है, टेक्नोलॉजी फैक्टर के बारे में बात किया है, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. हमने क्या किया, एनर्जी को कन्वर्ट करके फास्ट फ्लोइंग वाटर को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना दिया हमने, जिससे हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. देख लीजिए ये पिक्चर शो करता है, इधर से बहुत तेज़ पानी आ रहा है, यहाँ से एनर्जी यहाँ से एनर्जी बनेगी, यहाँ से जाके एंड इन हाउसेज में इनमें हाउसेज में जाके ये स्टोर हो जाएगी, एंड देन इट विल बी यूज बाय द नेबर peoples. Now let's talk about types of resources. What are the types of resources? So resources are generally classified into three categories: natural resource, human made resource, and human resource itself. So we are having three resources. First one is natural, second one is man made, and third one is human resource itself. नेचुरल रिसोर्स में हम जो नेचर का गिफ्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं. मैन मेड में जो ह्यूमंस ने बनाया है उसके बारे में बात करते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन के बारे में बात करते हैं. तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार नेचुरल रिसोर्सेज की. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज देम विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो हम नेचर से लेते हैं, उन रिसोर्सेज को जो कि हम विदाउट मच मॉडिफिकेशन के विदाउट हम यूज़ करते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. अब देखिए, मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. ठीक है, कुछ वो क्या होते हैं, कुछ इनमें से रिसोर्स फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर के, जो कि नेचर से, और कैन बी यूज डायरेक्टली, डायरेक्ट हम उनको यूज़ कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. अब पढ़ते हैं renewable resources and non-renewable resources के बारे में. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are not affected by human activities such as solar and wind energy. So solar and wind energy are unlimited, right? And if carelessly use of certain renewable resources, it can affect their stock, just like water, soil, forest. All right. Now shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. So it's an example. Now the next thing is that non-renewable resource. Non-renewable resources are those which have a limited stock. Once the stock has exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Coal and petroleum, natural gas are some examples. So renewable resource को हम क्या कहते हैं, वो जिनका लिमिटेड स्टॉक है और अगर एक बार एग्जॉस्ट कर दिए जाएं तो उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं रिप्लेनिश होने में, रीन्यू और रिप्लेनिश होने में. जैसे कि एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनको रिप्लेनिश होने के लिए कितना साल लगता है,
thousands of years. Now, distribution of natural resource depends upon number of physical factor like terrain, climate and altitude. अब जो नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी टेरेन पे, क्लाइमेट पे एंड एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है. फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. ये क्वेश्चन बन सकता है जिसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. द नेचुरल रिसोर्स distribution of natural resource depends on which physical factors. So terrain, climate and altitude. Then this distribution of resources is unequal because the factors differ so much over the earth. जैसे कि उसमें तो क्या कहते हैं, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड मुंबई में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और ऐसा वो रहता है. तो ये थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्स होते हैं जिनमें टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड आता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है क्योंकि ये फैक्टर्स बहुत डिफर करते हैं ओवर द अर्थ. द नेक्स्ट थिंग इज दैट ह्यूमन मेड रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स जो हम बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स में यूज़ करते हैं उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं. ठीक है. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एन ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्स है. ठीक है. इनको बिल्ड करने में काम आता है. बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स. ठीक है. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, skill and technology to do so. It is called human resource. जब किसी इंसान के पास नॉलेज होती है, स्किल होती है और टेक्नोलॉजी होती है तो वो अपनी नेचर का बेस्ट यूज़ करके कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता हो. इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. ह्यूमन रिसोर्स वापस से समझा देती हूँ सिंपल तरीके में. ह्यूमन रिसोर्स वो इंसान, वो रिसोर्स है जो बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर करता है रिसोर्स बनाने के लिए, ज़्यादा रिसोर्स बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छे से नीड्स फुलफ़िल करने के लिए, जिस इंसान के अंदर नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी हो. जिस इंसान के पास नॉलेज और स्किल हो और उसके पास टेक्नोलॉजी हो वो नेचर का बेस्ट यूज़ करता है और कुछ और रिसोर्सेज बनाता है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ईजी बना देती है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल a valuable resource, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources known as human resource development. Education और health people को valuable resource बनाने के लिए help करता है. Improving the quality of people's skill so that, अब education और health क्या करता है, इंसान की क्वालिटी बढ़ाता है, स्किल की क्वालिटी बढ़ाता है. एजुकेशन एंड हेल्थ, हमें अच्छी एजुकेशन मिलती है तो हमें नॉलेज मिलती है, हमारी स्किल्स बढ़ती हैं जिससे हम मोर रिसोर्सेज बना सकते हैं और उनसे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसको कहते हैं. तो पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्स. ऑलराइट. द नेक्स्ट थिंग इज दैट कंजर्विंग रिसोर्सेज. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना और उसको टाइम देना रीन्यू होने के लिए उसको रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं. और बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और इसी के साथ अगर हम हमारी नीड्स को भी पूरा कर सकें और फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए भी उसको बचा सकें और उनके यूज़ के लिए भी हम रख सकें, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें एक बेसिक चीज़ है कि वो उनको बैलेंस चाहिए होता है. जैसा कि हमने अभी देखा, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आती है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज इट्स पीपल एंड इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स. देयरफॉर इट इज़ द ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूजेज ऑफ. तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम ये कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम पढ़ लेंगे. तो फ्यूचर, हमारे प्लैनेट का फ्यूचर में
पीपल्स हैं जो एक दूसरे के उससे लिंक्ड हैं और उनकी एबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें, हमारी कुछ ड्यूटी हमें इंश्योर करनी पड़ेगी। जैसे ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल, जितने भी हम रीन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, डाइवर्सिटी जो लाइफ पे जो डाइवर्सिटी है वो कंजर्व होनी चाहिए। और डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, माना कि हम कार चलाते हैं लेकिन एक ऐसा तो है नहीं कि आप एक टवेरा में 2 लोग बैठ के जाओगे सिर्फ, वो तो 8 सीटर होती है, 7 सीटर होती है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप 2 हैं, 2 1 3 हैं, तो यू कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट्स मोर बेटर, बिकॉज इसलिए क्योंकि पोल्यूशन इतना हो रखा है। अगर हम 2 पीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर लेंगे तो वो, अगर मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हर इंसान अपनी अपनी गाड़ी में ट्रैवल करने लग जाए तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। लोग क्या करेंगे, खुद की गाड़ी में ट्रैवल करेंगे और उससे पोल्यूशन बढ़ेगा। अगर बहुत सारे लोग एक ही बस में ट्रैवल कर लेते हैं तो पोल्यूशन कम होता है, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करने से मिनिमाइज़ करना होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये सब इंश्योर करें कि हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स जो होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। हम अगर रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, जो हमारे अर्थ पे डाइवर्सिटी है वो कंजर्व होनी चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है डैमेज नेचुरल एनवायरनमेंट को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। जो हम नेचुरल एनवायरमेंटल थिंग्स को हम जो डैमेज कर रहे हैं उनको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया। अब हम पढ़ते हैं सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की रिस्पेक्ट एंड केयर करनी है हमें। सेकेंड आता है हमारा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसमें हमें कुछ टाइम प्लांट्स, कुछ टाइम ट्रीज़ को भी देना है, कुछ टाइम एनवायरनमेंट को भी देना है। हमारी हैबिट्स चेंज करनी है हमें, ठीक है। कंजर्व द अर्थ्स विटालिटी एंड डाइवर्सिटी, हमारा जो इतना अच्छा अर्थ है जिसने हमें इतनी अच्छी लाइफ प्रोवाइड की है उसको हमें बचाना होगा, डाइवर्सिटी और विटालिटी को बचाना होगा। ऑलराइट, देन मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर्स, ओशंस, इनको ख़राब नहीं करना है, इनको बहुत कम से कम जितना यूज़ आता है उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे ओशंस पे लोग क्या करते हैं, कोस्ट पे डस्टबिन तो यूज़ करते नहीं हैं और वहीं पे जो भी खाते हैं पीते हैं वो वहीं पे पटक जाते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स थोड़ा सा चेंज करें। एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट के उससे थोड़ा सा चेंज करना है। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर ऑफ देयर ओन एनवायरनमेंट एंड गिव देम सम अवेयरनेस, ओके, सेटिंग सम कैंप्स place to place every day, every week, like a program can be held for a week where the environment can be careful. So this was some principles of sustainable development. So this was all. Thank you so much for the video, for watching the video, and I hope you all understood all the things I told you. And finally we have finished the chapter here, and thank you so much. Bye bye, take care.